नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। हम लोगों ने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। अब जो ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ये वाला जो टॉपिक है ये एकदम ही डिफरेंट है पिछले वाले टॉपिक से किसी सेंस में। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए इशू किए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में शेयर्स कैश के अदर देन कैश भी इशू किए जाते हैं। कुछ और एसेट्स ली जाती हैं कैश के बदले में, सर्विसेज ली जा सकती हैं, या फिर कुछ और एसेट्स है जैसे बिल्डिंग फर्नीचर, ये सब के बदले में भी कैश दिया जा सकता है। वो जो सर्विसेज हैं या फिर जो गुड्स ले रही है कंपनी, उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उतना शेयर्स उस पर्सन को इश्यू कर दिया जाता है जिस पर्सन से वो गुड्स या सर्विसेज, वो वस्तुएं या सेवाएं रिसीव हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो चलिए थियरिटिकल जो बातें हैं इस टॉपिक की वो कवर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, एंड फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वाले मॉड्यूल की तरफ में। तो जब तक ये वेट चल रहा है तब तक आप लोग मेरे को, चलिए हो गया, चलिए इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी कंसिडरेशन मिलेगी अदर देन कैश, कैश नहीं मिलना चाहिए। अदर देन कैश में जब भी आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, उस सिनारियो में आपको क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी रहेंगी, क्या आपको ध्यान में रखना है, वो सब जानना है इस वीडियो के अंदर। जब एक कंपनी इशू करती है शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है जब, और उसके बदले में कैश नहीं लेती है, कंसीडरेशन जो मिलती है वो कैश नहीं मिलती है, कैश की बजाय कुछ और मिलता है, इट मीन्स दे आर इशूइंग शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर एसेट्स। यानी कि शेयर्स जो है वो दिए जा रहे हैं एक्सचेंज में, बदले में कोई एसेट ली जा रही है जो कि कैश तो नहीं है। और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ कैश टू वेंडर्स को दिए जाते हैं या प्रमोटर्स को। वेंडर्स लोग कौन होते हैं? जिन लोगों से कंपनी को डे टू डे में सामान खरीदना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदना पड़ता है, तो वहाँ पर अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, या फिर जो वेंडर है उसकी कंडीशन ही यही है कि हम आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आपकी कंपनी में हमको हिस्सा मिल जाएगा, कंपनी में हिस्सा मिलेगा तो हम भी प्रॉफिट कमाएंगे जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही होगी। या फिर कंपनी वाला जो फाउंडर है, फाउंडर बोलते हैं वेंडर को कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको अभी पैसा देके आपकी सर्विसेज या गुड्स खरीद सकें, हम लेकिन हमारा जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले समय में, तो आप हमें सामान दे दीजिए एंड हम आपको अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, जिससे कि कल को जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो आप लोगों को भी उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि आपने अभी जो सामान दिया है उसके बदले में हम आपको शेयर से देते हैं। उन शेयर की वैल्यू बढ़ेगी आने वाले समय में, तब आपको भी फ़ायदा होगा और अभी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपको पैसा देके सामान खरीद सकें। तो ये होता है वेंडर्स से क्यों डील किया जाता है इस तरह, ताकि उनसे सामान लिया जा सके। और प्रमोटर्स का क्या मतलब होता है? जब प्रमोटर्स जब कंपनी खोली जाती है तो जो इनिशियली लोग होते हैं जो प्रमोट कर रहे होते हैं कंपनी को, इनिशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग कई बार, एक पर्सन के पास कैपिटल होती है दूसरे के पास नहीं होती, तो जो दूसरा पर्सन है वो बोलता है कि मैं कैश नहीं कोई और एसेट दे सकता हूँ, अपनी कार या अपनी बिल्डिंग या कुछ जो भी चीज़ है वो कंपनी को ऑफर करता है अपनी कैपिटल के तौर पर, और उनको फिर उसके बदले में शेयर कैपिटल दी जाती है। इतना सिंपल सा टॉपिक है ये, दैट्स इट। चलिए आगे की थोड़ी थियरी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री आ जाएंगी, वो कर लेंगे। कुछ है नहीं बाकी इस टॉपिक में, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, इससे ज़्यादा सिंपल टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता।
इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। वेंडर को शेयर इशू करना है तो मैंने अभी आपको बताया कि वेंडर को शेयर्स किस सिचुएशन में दिया जाता है। तो अगर दिया जाता है तो अब देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपकी बुक क्या बोलती है। व्हेन ए कंपनी बायज सम एसेट्स एंड बिजनेस फ्रॉम वेंडर्स, जब कोई कंपनी खरीदती है कोई एसेट या बिजनेस, कुछ भी सामान खरीदती है या एसेट खरीदती है वेंडर्स से, जो उनके क्रेडिटर भी बन जाते हैं बाद में, अगर उनको पेमेंट नहीं की जाती है तो वो लोग क्रेडिटर बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो वेंडर्स का मतलब है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। वेंडर का मतलब है जिससे कोई सामान खरीदा जाता है। अगर इसकी पेमेंट नहीं की अभी तक तो यही कन्वर्ट हो जाता है क्रेडिटर में। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जिससे हम कैश दे के खरीद रहे हैं, बैंक से पेमेंट हाथों हाथ कर रहे हैं, वो हमारा क्रेडिटर नहीं होता, वो हमारा वेंडर होता है। तो हमारा वेंडर, अगर हमने उधार में सामान खरीदा अपने वेंडर से तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, द कंपनी कैन इशू दैम शेयर्स इन एक्सचेंज, एक्सचेंज में शेयर दे सकती है, उनसे जो सामान हमको रेगुलर बेसिस पे लेना था वो हम लेते रहेंगे, बदले में हमने उनको एक शेयर का कुछ पोर्शन इशू कर दिया है। विच इज परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, जब भी कंपनी किसी को शेयर देती है तो उसके बदले में कुछ पैसा लेती है। अब पैसा नहीं है तो कुछ और एसेट है, कुछ और एसेट जब लेती है तो यही अमाउंट है जिसे परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब यही है कि आप लोगों ने कितनी अमाउंट देके किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो वो जो कॉस्ट आपको लगी है वो आपके लिए परचेज कंसिडरेशन मानी जाती है। द अमाउंट पेड बाय ए परचेजिंग कंपनी in consideration for the purchase of assets or business from another enterprise is known as purchase consideration। जो मैंने आपको अभी समझाया है वही लाइन इंग्लिश माध्यम से लिखी गई है। Unless it is stated otherwise, the purchase consideration on net assets basis is derived as follows। Unless it इज स्टेटेड अदरवाइज, अगर अलग से कुछ नहीं कहा गया है तो परचेज कंसीडरेशन जो है वो नेट एसेट बेसिस पर डिराइव की जाती है, निकाली जाती है। जो मैंने एक आपको हिंट दिया था कि जब वेंडर्स से कोई एसेट खरीदी जाती है, बदले में शेयर दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता, तो उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कितना पैसा देना पड़ता, तो जितना पैसा देना पड़ता, जो नहीं देना पड़ा, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वही इसकी परचेज कंसिडरेशन बन जाती है। और इसी तरीके को नेट एसेट बेसिस पे निकाल लेते हैं। एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स टेकन ओवर माइनस एग्रीड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज अज्यूम्ड। चलिए अब नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। साहिल लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कशिश लिमिटेड, बहुत कशिश है, वर्थ रुपीज 80 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। एसेट्स हैं जी आपकी 80 लाख, लायबिलिटीज हैं आपकी 60 लाख। नाउ द परचेज कंसिडरेशन इन दिस केस विल बी, बिना देखे बता सकते हैं एसेट्स में से जब लायबिलिटी घट जाएगी, हम अगर किसी के एसेट उठा रहे हैं और बदले में साथ में लायबिलिटी भी उठा रहे हैं तो जो नेट इफेक्ट है वही तो हमारी कॉस्ट होगी। कुछ फायदा कुछ नुकसान, जो नेट इफेक्ट हुआ वो हमारी कॉस्ट है, वही हमारी परचेज कंसिडरेशन है। तो एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाया जाएगा, उसके बाद में जो अमाउंट बचेगी वो आपकी परचेज कंसिडरेशन होगी, 20 लाख इस केस में। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स एक्वायर्ड। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स एक्वायर्ड, थोड़ा सा देखते हैं। केस इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, तो जो एक्सेस अमाउंट जो है वो गुडविल अकाउंट में डाल दी जाती है कि जो नेट एसेट हमने उठाई
एक वेंडर को हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, जो नेट एसेट्स हमने वहां से उठाई उनकी जो वैल्यू है वो कम है हमने जो उसको शेयर्स दिए हैं उस चीज के पर्पज में। तो इफ परचेज कंसिडरेशन, अगर जो वेंडर है उसके लिए परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट्स से, उसकी जो नेट एसेट की प्राइस थी उससे ज्यादा परचेज कंसिडरेशन उसको देना पड़ा है, तो यानी कि उसने जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया है कंपनी को वो गुडविल के नाम का किया है। किसी भी चीज की जो मार्केट प्राइस है, उसकी कंपटीटिंग प्राइस है, उससे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो अमाउंट गुडविल का अमाउंट माना जाता है। और अगर कम पे कर रहे हो तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। इफ नेट एसेट्स ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, तो जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाला जाता है। जब इनकी जर्नल एंट्रीज की जाएंगी तब आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, the number and class of shares issued for consideration other than cash are disclosed in notes to accounts, share capital। तो कितने जो शेयर्स हैं वो अगर अदर देन कैश इशू हुए हैं तो उनकी डिटेल्स आपको शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स में देनी पड़ेगी, कंपलसरी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। चलिए, जर्नल एंट्रीज को एक बार थोड़ा सा निहार लेते हैं कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। ऑन परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट जब भी परचेज की गई तो सन्ड्री एसेट, जाहिर सी बात है जब भी कोई एसेट खरीदी जाएगी जो अपने बिजनेस के अंदर आएगी तो वो डेबिट हो जाएगी। उसके बाद में सन्ड्री लायबिलिटी भी अगर उठाई है साथ के साथ में तो लायबिलिटी आई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, एसेट आएगी तो डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। पैसा कितना देना है वेंडर को वो यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा। हम वो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 80 लाख की एसेट थी, 60 लाख की लायबिलिटी, 20 लाख उसको वेंडर को देना पड़ा था। यहाँ तक ये वाला हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ये ज्यादा है, ये 90 लाख का है और ये 80 लाख का है, तो यहाँ पर 10 लाख जो है वो गुडविल में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर रिवर्स सिनारियो है, सन्ड्री एसेट 90 लाख की आई है और लायबिलिटीज वगैरह कम है, तो बाकी जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है कंपनी के द्वारा। जब क्वेश्चन शुरू होंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड, एसेट्स परचेज करने की एंट्री तो कोई आपको सिखा ही नहीं सकता क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आती है। जब भी कोई एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट की जाती है और साथ में लायबिलिटी आती है तो वो क्रेडिट की जाती है, वेंडर अकाउंट। फिर वेंडर अकाउंट जब पेमेंट की जाती है तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि इसको हमने एज ए क्रेडिटर खड़ा किया था। अब इसको क्रेडिटर को पे करोगे तो पहले कैश में पे कर दोगे, बैंक में पे कर दोगे, और बिल्स पेपर कुछ लायबिलिटी वगैरह प्रोमिसरी नोट से आप इसको एडजस्ट करना चाहो तो वो भी एडजस्ट कर सकते हो। 3-4 तरीके होते हैं पे करने के, पे कर दो। इश्यू ऑफ शेयर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद बैलेंस परचेज कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट है उसको, जो शेयर इश्यू की एंट्री है ये तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। जब उसको पैसे दिए जाते हैं तब तो बैंक हो जाता है पैसा पे करना, लेकिन हमने अब पैसा पे करने की बजाय उसको शेयर कैपिटल ही दे दी तो हमने शेयर कैपिटल से उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, दैट्स इट। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं तो साथ में प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी जर्नल एंट्रीज हैं। चलिए नोट पढ़ते हैं एक बार। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन टू द वेंडर्स इन ईच ऑफ द केस विल बी कैलकुलेटेड। द वेंडर विल गेट द शेयर इक्वल टू द एसेट्स परचेज प्राइस। जितनी अमाउंट की एसेट उसने दी है, उस एसेट का जो परचेज प्राइस है उतनी अमाउंट के शेयर उसको दिए जाएंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा फेस वैल्यू से, जितने शेयर आएंगे उतना उसको दे देंगे। इट मीन्स दैट इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम देन द वेंडर विल गेट लेस शेयर्स। इट मीन्स दैट इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम देन द वेंडर्स विल गेट लेस शेयर्स। जाहिर सी बात है, जब प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किया जाएगा तो अमाउंट तो, जैसे मान लो एक शेयर 10 रुपये का था, प्रीमियम पे इशू करके 30 रुपये का हो गया, तो अमाउंट तो उतनी ही दी जाएगी वेंडर को जितनी की उसकी एसेट की प्राइस है, ना कि ये कि कितना नंबर ऑफ शेयर डिपेंड करता है। फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन,
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन टू द वेंडर, कितनी अमाउंट पेएबल है। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की हमने एसेट खरीदी उससे। इश्यू प्राइस, अगर प्रीमियम इंक्लूड है तो उससे डिवाइड कर दो, जितना शेयर आएगा वो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चन करने आएंगे तो सेम जर्नल एंट्री के बेसिस की क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है उसके ऊपर, बहुत स्मूथली कवर हो जाएगा, बड़े प्यार से कवर हो जाएगा। तो बस आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, एंड जल्दी ही इनके क्वेश्चन के साथ में मिलता हूँ आपको अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।